Biomolecules. Biomolecules means, bio means living, molecules means complexes, compounds जो खुद कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं. मतलब कहने की बात यह है कि नॉन लिविंग वो कॉम्प्लेक्सेस, वो कंपाउंड्स जो लिविंग बॉडीज को बनाने में हेल्प करते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस, वो कंपाउंड्स जिनसे लिविंग बॉडी की ग्रोथ होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है, लिविंग बॉडी सर्वाइव करती है. जैसे प्लांट्स को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो हम खाना ले रहे हैं, या हम कह सकते हैं जिस तरह से प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट को सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी की लिविंग जो है, ह्यूमन बॉडी लिविंग नेचर का है, तो उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो हम खाना खा रहे हैं या हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स काम कर रहे हैं, मतलब जिन भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो खुद तो नॉन लिविंग है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, फॉर द मेंटेनेंस, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बॉडीज. दे आर द बायोमॉलिक्यूल्स. ठीक है. लाइक हम कहते हैं अगर हमने ना खाना खाया और हम खाना जो है खा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कैटलिस्ट. अगर हमने खाना खाया बिना एंजाइम के, बिना कैटलिस्ट के, तो वो खाने की एक बाइट हमें सालों लग जाएंगे लेकिन डाइजेस्ट नहीं होगी. लेकिन अगर हमने वो एंजाइम कैटलिस्ट की हेल्प लेकर के खाना खाते हैं, तो वो जो बाइट है वो हम इजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं. तो जो एंजाइम्स हैं, जो कैटलिस्ट हैं, दे आर द नॉन लिविंग बट हेल्प इन द growth in the survival of living bodies. So they are the biomolecules. So the biomolecules की definition अगर हमसे कोई पूछता है तो क्या होगा, they are the complex non-living substances which are necessary for the living bodies. ठीक है. जो biomolecules हमारे कोर्स में है, कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, डीएनए, आरएनए, एक्सेट्रा. तो ये सारे के सारे जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी लिविंग बॉडीज को बनाने में हेल्प कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टर्म कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ द टर्म द कार्बो एंड हाइड्रेट्स. कार्बो मीन्स कार्बन, hydrates means water means H2O. Carbon means the carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Mainly जो carbohydrates होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं. मीन्स दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है. क्या रेशियो है हमें नहीं मालूम. अगर कार्बन है X तो वाटर कुछ भी हो सकता है, Y ले लेते हैं. तो जनरल फॉर्मूला हो गया CxH2OY. ठीक है. एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स से हम करेक्ट डेफिनेशन लेना चाहें तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक कार्बन की चेन होती है. उस चेन के अंदर जो है कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए. मिनिमम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए. तो C3 तो होना ही चाहिए. जो हम 6CX ले रहे हैं, ये X कितना भी हो सकता है, लेकिन ये 0, 1, 2 नहीं हो सकता है. ठीक है. तो CX जो है वो एटलीस्ट 3 तो होना ही चाहिए. साथ में इसमें अटैच क्या करने हैं? H और O. कैसे अटैच होंगे? ध्यान से सुनना. कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन होंगी जिसमें सभी के ऊपर क्या लगा होगा? फंक्शनल ग्रुप लगा होगा OH. सभी पे, सिवाय छोड़ करके नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन पर. इन दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया जाएगा, बाकी सभी जगह क्या लगा देंगे? OH. और उन पोजीशन पे क्या लगाना है? अगर नंबर 1 है तो एल्डिहाइड, नंबर 2 है तो कीटोन. जैसे अगर मान लो 2 पे मैं बात करती हूँ, मैंने कीटोन लगा दिया, तो बाकी हर जगह पर क्या लग जाएगा? OH. ठीक है. आप कंप्लीट कर लो. 1 2 3 4, 1 2 3 4 4. अगर मैं और लेती हूँ एग्जाम्पल, मान लो मैंने 3 ही लिए और मैंने नंबर 1 पे लगा दिया एल्डिहाइड, तो इन 2 पे क्या लग जाएगा? OH. कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारा ये है, 3 कार्बन का. तो मैंने आपको बताया 3 कार्बन का ही होना चाहिए, और जिसके अंदर जो है बहुत सारे OH ग्रुप अटैच होंगे सभी कार्बन के ऊपर, और साथ में नंबर 1 पोजीशन है तो एल्डिहाइड होगा, और नंबर 2 पोजीशन है तो क्या होगा? कीटोन. एक और भी मैं यहाँ पर टर्म लेना चाहूंगी.
जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है बहुत जगह पे मिलता है, बहुत ज़्यादा इसके सोर्सेज हैं। लेकिन जैसे हम घर में खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, आलू, तो उसके अंदर होता है। शुगर खाते हैं तो शुगर के अंदर है। शुगर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए शुगर बेस्ट सोर्स होती है। अगर हमें मान लो हमने पूरा दिन फास्ट रखा हुआ है और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और थोड़ा सा हम मीठा खा लें कुछ भी, तो हम क्या होगा कि हमारी एकदम से जो है भूख जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एकदम से जो है हमने क्या कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर लिए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बेस्ट सोर्स है शुगर। और शुगर को ना एक और नाम से भी जाना जाता है, ग्रीक टर्म में सैक्रिन। शुगर को कहा जाता है सैक्रिन। तो जो टर्म आ रही है वो आ रही है सेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट्स को एक और भी नाम से जानते हैं, नॉन एज सेक्राइड। सेक्राइड टर्म कम्स फ्रॉम द सैक्रिन। सैक्रिन मीन्स द शुगर। आपको याद होगा आर्टिफिशियल शुगर भी हमने पढ़ा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। आर्टिफिशियल शुगर का बेस्ट एग्जांपल हमने बताया था सैक्रिन। तो सैक्रिन जो है शुगर के लिए यूज कर रहे हो, और सेक्राइड टर्म कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज कर रहे हो, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का बेस्ट सोर्स है शुगर। ठीक है। और जैसे हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो क्या आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, पेंटोज। तो सभी की लास्ट में क्या रखा है, ओज। तो यहाँ पर भी वही बात है। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी जिसमें कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। उसमें नंबर 1 पोजीशन पे या तो एल्डिहाइड होगा या नंबर 2 पोजीशन पे कीटोन होगा। तो अब एल्डिहाइड और कीटोन को आप क्या कह सकते हो, एल्डोज या फिर कीटोज। ओज मतलब कि शुगर। ठीक है। अब 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 3 है ना तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इसमें कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो पेंट ओज, पेंटोज। 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। ठीक है ना। तो ओज टर्म जनरली यूज्ड फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर हुआ। तो डेफिनेशन क्या आ गई, एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें लगे हैं बहुत सारे OH ग्रुप। बहुत सारे OH मतलब पॉली, बहुत सारे क्या लगे हैं, OH। OH मतलब कि हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी है। साथ में या तो एल नंबर 1 पे एल्डिहाइड है, नंबर 2 पे कीटोन है, तो मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजिस आर दी कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर डेफिनेशन हमसे कोई पूछता है तो हम ये आंसर देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस और द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजिस। ठीक है। कम से कम जो है उसमें 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। और इसको हम सैक्राइड के टर्म से भी जानते हैं, बिकॉज ऑफ द शुगर सैक्रिन। अभी हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैक्राइड्स भी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स का नंबर कितना है, ठीक है, और हम इसको हाइड्रोलाइज करें, वाटर में डालें, तो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस। पानी में डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा उसके हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और saccharides on the basis of the number of carbon atoms present in the carbohydrates and the products obtained from the hydrolysis. Okay, so according to it there are 3 types of carbohydrates. One is monosaccharides, other is oligosaccharides, and the last is polysaccharides. It depends upon the number of carbon atoms. Firstly, as in the case of mono means 1, ठीक है, poly means many, oligo in between. Monosaccharides, in case of monosaccharide the number of carbon atoms is in between 3 to 7. In case of oligosaccharides the number of carbon atoms is in between 8 to 100. Number of carbon atoms in between 8 to 100, and in case of polysaccharides more than 100 carbon atoms. It is based upon the number of carbon atoms. More than 100 means 100 to so many, in case of thousands, etc.
तो मोनोसेक्राइड्स फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोनो में 3 से 7, ओलिगो में 8 से 100 और पॉली में 100 से ज्यादा। ठीक है, ये तो हुआ इसका साथ के साथ। दूसरी बात कि अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो व्हाट प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन्ड, मोनोसेक्राइड्स नो हाइड्रोलाइसिस ऑकर, हाइड्रोलाइसिस करते हो तो नो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, नो ब्रेक डाउन ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, नो ब्रेक डाउन। अगर हम इसको पानी में डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा है, पहले ही बहुत छोटा है, तो इसको तोड़ करके नया छोटा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ते हैं तो वी गेट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2, 3, 4, 5 मोनोसेक्राइड्स। ओलिगो को तोड़ेगा तो मोनो मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे वो डिपेंड करता है कितने कार्बन है। अगर मान लो 8 कार्बन है तो आपको एक ही मिलेगा, अगर मान लो ज्यादा है तो आपको और भी ज्यादा मिल सकते हैं। तो डिपेंड करता है हमने कितने कार्बन को तोड़ा है। जैसे हम मान लो C12 को तोड़ते हैं तो 6 के 2 मिल सकते हैं। डिपेंड करता है क्या मिलेगा क्या नहीं, मतलब हमें ज्यादा जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, हमारे मोनोसेक्राइड्स होंगे। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स वो होते हैं जिसमें बहुत सारे जो है कार्बन एटम्स होते हैं, और आप इसको डिसोसिएशन करोगे ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस तो ये टूट करके हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देंगे। ओलिगो भी दे सकते हैं, ओलिगो फर्दर टूट जाएगा और हमें क्या देगा, मोनो। मतलब पॉलीसेक्राइड्स गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स, बहुत सारे हमें क्या देंगे, मोनोसेक्राइड्स देंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये कि हमारे पास जो है ऑन द बेस ऑफ कार्बन एटम्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस व्हाट प्रोडक्ट्स वी गेट। ठीक है, अब ना हम बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल्स की। तो मोनो के हमारे पास ना 3 एग्जाम्पल्स हैं जो हमें लर्न करके रखने हैं। वो एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। इन तीनों का ही अगर मैं फॉर्मूला लेती चलती हूँ तो C6H12O6 इनका फॉर्मूला है, C6H12O6। तीनों में जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला यही है, C6H12O6। दे जस्ट डिफर इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स के भी 3 एग्जाम्पल्स हैं जो हम कोर्स में याद करेंगे, जैसे सुक्रोज, maltose, lactose. Prepare this chart in your notebook so that you can easily learn. C12H22O11 इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होगा C12H22O11। पॉलीसेक्राइड्स जो है इसके भी जो है 3 एग्जांपल्स हैं। और एक और भी मैं आपको यहाँ पर बात बताती हूँ पॉलीसेक्राइड्स को लेकर के। पॉलीसेक्राइड्स का मेन फंक्शन इज टू स्टोर द फूड। जैसे अगर हमने फास्ट किया, हम फूड स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हमने जो भी हम एक्स्ट्रा फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना प्रिपेयर करते हैं फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता। तो क्या होता है, जो पहले का प्रिपेयर्ड फूड है वो ही उसको यूज करता है। तो जो भी उसके पास प्रिपेयर्ड फूड है जो स्टोर हो रखा है इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, दैट इज पॉलीसेक्राइड। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स हैं इसमें भी, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। स्टार्च दैट इज प्लांट स्टार्च। प्लांट की बॉडी में जो फूड स्टोर हो रहा है दैट इज स्टार्च। एनिमल बॉडी में जो फूड स्टोर है दैट इज द ग्लाइकोजन। ठीक है, सेलुलोज एक्चुअली में द स्ट्रक्चरल मटेरियल, जैसे वुड, कॉटन, जूट, दे आर द सेलुलोज, जिनसे चीजें बनती हैं, सेलुलोज। सुक्रोज जो घर में यूज होने वाली शुगर है, टेबल शुगर, सुक्रोज। माल्टोज जो सीड्स होते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं उनमें जो भी शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज माल्ट शुगर। लैक्टोज मिल्क में मिलने वाली शुगर, मिल्क शुगर। ग्लूकोज दैट इज द प्रेजेंट इन मेनली फ्रूट्स में भी मेनली जिसमें प्रेजेंट होती है दैट इज इन द ग्रेप्स। तो सो ग्रेप शुगर, दिस इज फ्रूट शुगर। ठीक है, गलेक्टोज नॉर्मल शुगर होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है सारे के सारे हमने टाइप्स बताए हैं, एग्जाम्पल्स बताए हैं इनके, ये हमें लर्न रखने हैं। और एक और भी बात यहाँ पर, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का ना एक और भी है। कैसे? सम शुगर्स आर जो है रिड्यूसिंग इन नेचर एंड सम शुगर्स आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगी क्या होती है रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और किस लिए ऐसा है वो मैं आपको बताऊंगी ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बाय द स्ट्रक्चर। लेकिन अभी आप एक और जो चीज याद रखनी है वो ये
these monosaccharides are reducing sugars. All the monosaccharides are reducing sugars. All polysaccharides are non-reducing sugars. All monosaccharides are reducing sugars. All polysaccharides are non-reducing sugars. But there is an exception in the case of oligosaccharides. Oligosaccharides में जो है exception आ रखा है. क्या एक्सेप्शन आ रखा है? इसमें कुछ शुगर्स तो कैसी होती है, रिड्यूसिंग होती है, और कुछ शुगर्स कैसी होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है. और जो जनरली जो इसमें क्वेश्चन पुटअप होता है वो भी किसके ऊपर होता है, यहाँ पर ओलिगोसैकराइड्स को ही लेकर के होता है. जैसे ओलिगोसैकराइड्स में अगर मैं बात करती हूँ सुक्रोज की, ठीक है, तो जो सुक्रोज होता है सारे के सारे अगर मैं बात करती हूँ तो सुक्रोज जो हमारे पास है, जो ये सुक्रोज है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग, while these two are reducing. जो क्वेश्चन आता है ना वो भी किस पे आता है, सुक्रोज पर ही आता है. तो हमें इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. लेकिन ये क्या होती है रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे, ठीक है. लेकिन अभी तो इतना ही कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ये सब हमें याद रखना है अच्छे से, ठीक है. मैं आपको एक और भी चीज यहाँ पर बताती हूँ. सुक्रोज को, माल्टोज को, लैक्टोज को अगर आप तोड़ते हो तो आपको ग्लूकोज तो मिलेगा ही मिलेगा. अगर आप स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, सेलुलोज को तोड़ते हो तो भी आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज. तो सबसे ज्यादा मिलने वाला शुगर कौन सा है, ग्लूकोज. सबसे ज्यादा मिलने वाला शुगर कौन सा है, ग्लूकोज. किसी को भी आप ओलिगो को तोड़ रहे हो, पॉली को तोड़ रहे हो तो आपको ग्लूकोज तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. देखते हैं जरा क्या होता है ग्लूकोज के बारे में. क्लासिफिकेशन कई तरह का है. एक होता है शुगर, नॉन शुगर. तो जो दिखने में शुगर के जैसा दिखता हो, क्रिस्टलाइन स्टेट में हो, वाटर सॉल्युबल हो, तो वो क्या होता है, शुगर. और जो ऐसा नहीं है वो क्या कहलाएगा, जैसे नॉन शुगर, ठीक है. लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है वो यही है. रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं वो मैं आपको आगे जो है एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी. तो सबसे पहला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं ग्लूकोज. ग्लूकोज को एक और नाम से मैंने अभी आपको बताया कि हम कह सकते हैं ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ठीक है. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो देखो 6 कार्बन है. 6 कार्बन का मतलब क्या है, ये हेक्सोज है. और इसके अंदर जो है अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करती हूँ तो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड का होगा नंबर 1 पोजीशन पर. तो ये हो गया हमारा एल्डोज. तो इसको हम दोनों को मिलाकर के भी टर्म दे सकते हैं. दिस इज एल्डो हेक्सोज. दिस इज एल्डो हेक्सोज शुगर. एल्डो एल्डिहाइड, हेक्सोज. 6 कार्बन कहाँ होते हैं, 6 कार्बन, ये देखो 6 कार्बन लिखा है, 1 2 3 4 5 6. इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है एल्डिहाइड, बाकी सब पे OH. ठीक है. आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते थे, CHO, ये क्या है, CHOH, 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 CHOH. तो CHOH कितनी बार हो गए हमारे पास, 4 टाइम्स. ये क्या है, CH2OH. आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो. और एक और बात, जो लास्ट, इसमें जो लास्ट होता है ना, लास्ट कार्बन है, उससे पहले वाला कार्बन, इस कार्बन की ना हम क्या चेक करते हैं, इस OH की पोजीशन को चेक करते हैं. कुछ होता है डेक्स्ट्रोएटरी, कुछ होते हैं लीवो रोटेटरी, वो मैं आपको समझाऊंगी. तो ये नेचर वाइज कैसा है, डेक्स्ट्रोएटरी है. डेक्स्ट्रोएटरी का मतलब आपको पता ही है, डेक्स्ट्रोएटरी मतलब रोटेशन टुवर्ड्स द राइट साइड. इसका जो रोटेशन है वो कैसा है, डेक्स्ट्रो. डेक्स्ट्रो मतलब कि राइट साइड में है. राइट साइड में होने की वजह से ग्लूकोज को एक और नाम से जानते हैं, डेक्स्ट्रोज. ग्लूकोज को एक और नाम से जानते हैं, डेक्स्ट्रोज. तो डेक्स्ट्रोज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नेचर वाइज कैसा है, डेक्स्ट्रोएटरी है. ठीक है, समझ में आया. तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया इसका. अब इसको ऑब्टेन करना है तो आप इसको ओलिगोसैकराइड से भी कर सकते हो, और इसको आप किससे कर सकते हो, पॉलीसैकराइड से भी कर सकते हो. आपने अगर कोई भी ओलिगोसैकराइड लिया, उसका आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा. अगर आप कोई पॉली लेते हो, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, कोई लेते हो, उसका भी आप वाटर डालते हो उसमें एसिड के प्रेजेंस में, तो भी आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा. ये मैंने आपको पहले ही बताया. अब मैंने आपको जैसे बताया कि इसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं, और एक तरह से ये पॉलीमर है किसका, मोनोमर है किसका, हमारे पॉलीसैकराइड्स का.
वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन जो चीज़ मेन जो बताने की है वो ये कि इसमें स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, सारे के सारे एक ही लाइन में लगे हैं। नंबर 1 पे इसमें एल्डिहाइड होता है और इतने सारे OH अगर हम देखें, OH जुड़ा जिस कार्बन से, ठीक है, आप देखो वो कितने कार्बन जुड़ा है 2 से। OH जुड़ा जिस कार्बन से वो कितने कार्बन जुड़ा है 2 से। OH जुड़ा जिस कार्बन से वो कितने कार्बन जुड़ा है 2 से। OH जुड़ा जिस कार्बन से वो कितने कार्बन जुड़ा है 2 से। OH जुड़ा जिस कार्बन से वो कितने कार्बन जुड़ा है 1 से। तो ये तो कैसा है 1 डिग्री और ये सारे के सारे कैसे हैं 2 डिग्री। तो हम कहेंगे इसमें 5 तो OH है, जिसमें से एक OH तो कैसा है 1 डिग्री का है, बाकी सारे OH कैसे हैं 2 डिग्री के। एक प्राइमरी है और बाकी सारे कैसे हैं सेकेंडरी है, ठीक है। और फिर हम एक और भी बात करेंगे कि जो इसमें एल्डिहाइडिक पोजीशन हमारे पास आ रखी है, जो CHO, वो एल्डिहाइड ही है, प्रॉपर कीटोन नहीं है, उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन देंगे। और एक और भी चीज आप देख सकते हो, इसमें कितने कायरल कार्बन है। इस कार्बन को चेक करो कि देखो एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ CHO और एक तरफ इतनी बड़ी चेन। इसको भी आप चेक कर लो, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो। ये तो नहीं कर सकते, 2 H हो सेम हो गए हैं। तो इसमें 4 कार्बन नीचे वाइज कैसे हैं कार्बन, 4 कार्बन जो है इसमें कैसे मिल रहे हैं हमें कायरल। अगर कायरल कार्बन है तो ये कैसा होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा हो गया ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। रीजन समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपको यहाँ तक करा रही हूँ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, रिएक्शंस रीड करनी है। वो रिएक्शंस हमें ये समझाएंगे द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि इसमें 6 कार्बन होते हैं उसके लिए क्या रिएक्शन होगी, इसमें 5 OH होते हैं उसके लिए क्या रिएक्शन होगी, 5 OH एक जैसे नहीं होते उसके लिए क्या रिएक्शन होगी, इसमें एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए क्या रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड ही है कीटोन नहीं है तो उसके लिए क्या रिएक्शन होगी। तो ये सारी रिएक्शंस हम जो है आगे रीड करेंगे। तो आज मैंने आपको जनरल इंट्रो दिया है, आप यहाँ तक रीड करो, उसके बाद हम आगे करेंगे। थैंक यू।